2024 में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी डिक्लेयर हो गई है दोस्तों। यह दावा मैं नहीं कर रही हूं, इस रिपोर्ट में किया गया है। मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। अब वही मोदी जी दोस्तों चुन चुन के भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आज कहने में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार आज पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि विपक्ष के जितने भी भ्रष्ट नेता थे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि विपक्ष के पार्टी और साथ ही साथ विरोधियों की शुद्धिकरण करके नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी को भ्रष्ट बनाने में तुले हुए हैं और भ्रष्ट बना भी चुके हैं। जिन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक समय मोदी जी खड़े नजर आते थे, आज वो सभी नेता मोदी जी के गोद में जाकर के बैठ गए। हाल का मामला जो है इस महान नेता से जुड़ा हुआ है। भ्रष्ट के सिर्फ आरोपी नहीं है, भ्रष्टाचार के चलते, भयंकर करप्शन के चलते इस महान व्यक्ति को महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा था और आज बीजेपी में उनकी भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। अब सोच भी नहीं सकते। इसके बाद रिपोर्ट सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारों की पार्टी बन चुकी है, उस भ्रष्टाचारी पार्टियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। यह रिपोर्ट दैनिक भास्कर का है। करप्शन के आरोपी नेता बीजेपी में गए और जांच उन पर रुक गई। सबसे ज्यादा नेता महाराष्ट्र के हैं, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। पूरा मामला विस्तार से आपको समझाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि आखिर किस तरह से, किस नेता ने, किस वजह से मोदी जी के गोद में जाकर के बैठ गए, ये जान लेना जरूरी है, और जिनकी फाइलें बाद में बंद करवाई गई। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज आनंद का दिन है। राज्य के एक वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अशोक चौहान 2 बार सांसद रहे। उनके आने से महाराष्ट्र बीजेपी और मजबूती के साथ काम करेगी। यह रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, बहुत दिनों से सोच विचार कर यह फैसला लिया गया। यह बात अशोक चौहान जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का यह बयान सामने आया। उन्होंने माइक पकड़कर इस भ्रष्ट व्यक्ति के लिए इस तरह की बातें करते हुए नजर आए। दोस्तों, सीनियर लीडर अशोक चौहान के लिए फडणवीस ये बात कहते हैं। तारीख थी दोस्तों 13 फरवरी। 14 फरवरी को बीजेपी ने अशोक चौहान को राज्यसभा के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब आप कहेंगे, अरे दोस्तों अभी तो समय है, अदिति क्या बात कर रही हो, अभी तो सब पाला बदल रहे हैं, कौन सी नई बात है ये। इन्होंने भी पाला बदल लिया, मोदी जी के गोद में जाकर के बैठ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, मोदी जी के गोद में जाकर के कौन बैठ रहे हैं ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अशोक चौहान बहुत बड़ा खिलाड़ी है और भ्रष्टाचार में, करप्शन में गले तक डूबे हुए हैं। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में आरोपी है। ईडी, सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है सालों से। 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के वो सीएम रहे। अशोक चौहान को इसी घोटाले की वजह से, यानी आदर्श हाउसिंग घोटाले की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 4 बार सांसद, 4 बार विधायक, 1 बार एमएलए, 15 से 2019 तक महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मतलब कांग्रेस के साथ इस तरह का जुड़ा हुआ इंसान, व्यक्ति, नेता अगर भाजपा में जाते हैं तो समझिए कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने युद्ध में शहीद सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के स्टाफ के लिए रिहायशी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया था। इसे कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी नाम से बनाया गया था। आरटीआई से खुलासा हुआ कि इसके फ्लैट अफसरों और नेताओं को बहुत ही कम कीमत पर दे दिए गए। 8 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक व्हाइट लेटर पेश किया कि यूपीए की सरकार में किस तरह के घोटाले हुए, जिसमें आदर्श घोटाले का जिक्र था सबसे ऊपर। साल 2010 में आदर्श सोसाइटी में बड़े घोटाले का आरोप लगा। आदर्श घोटाला ने देश को आंदोलित किया था। कॉमनवेल्थ गेम हो या आदर्श सोसाइटी की बात हो, इसमें कांग्रेस पार्टी गिल्टी है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसको आज कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए ने स्वीकार किया है और इसीलिए दोनों पर कार्रवाई हुई है। दोस्तों, 6 अप्रैल 2019 नांदेड़, महाराष्ट्र।
प्रधानमंत्री का पहला बयान आता है। महाराष्ट्र में किस तरह से इन्होंने यानी कांग्रेस सरकार ने एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की, शहीदों के परिवार के साथ धोखा किया, इससे नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है। इस तरह के घोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेड़ा कानून बनाया है। इससे पहले जैसे काले धन का खेल होता था, अब वो कम होगा। दूसरा बयान 30 मार्च 2014 का है, यानी ये बयान उन्होंने सबसे पहले दिया था। जगह फिर एक बार नांदेड़ है, महाराष्ट्र है। अशोक चौहान को लोकसभा का टिकट देना क्या कोई कार्रवाई है? इनकी बेशर्मी की तो हद होती है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन्हें यानी अशोक चौहान को कोई चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता। कांग्रेस के पास सारे आदर्श उम्मीदवार हैं। उन्होंने मां भारती की रक्षा करने वाले शहीदों की विधवाओं को लूटने का काम किया है। इसके बाद दोस्तों आज 2024 है। किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल गई। आज भारतीय जनता पार्टी और वही नरेंद्र मोदी जो एक समय अशोक चौहान को शहीदों के साथ धोखा और उनके परिवारों के साथ, उनके विधवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, और वो आरोप कहीं ना कहीं किस हद तक सही है उस पर तो सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। लेकिन आज उसी बीजेपी पार्टी ने, उसी नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया। उस पूर्व सीएम को जो करप्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर हुए थे। और उस वक्त जो है नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके ये कहना चाहते थे कि आप उन्हें लोकसभा का टिकट कैसे दे रहे हैं। तो मोदी जी आप तो भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको तो भ्रष्टाचार करप्शन को खत्म करना है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप ऐसे एक उम्मीदवार को, ऐसे एक व्यक्ति को कैसे राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकते हैं जो इतने समय से ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है आदर्श हाउसिंग घोटाले के चलते। दोस्तों क्या ये शहीदों के परिवार के साथ धोखा नहीं कर रहे मोदी जी? क्या ये बेईमानी नहीं है मोदी जी? आज आपकी पार्टी में भ्रष्ट ही भ्रष्ट नेता है। बीजेपी ना एक तरह से कांग्रेस का दोस्तों शुद्धिकरण कर रही है। और ये एक नेता नहीं, ऐसे कितने नेता हैं उनके लिस्ट में एक एक कर आपके सामने रखती हूं, फिर आप खुद विचार कीजिएगा। जिसमें सबसे ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्ट नेताओं को महाराष्ट्र से चुना है। अभी हाल ही में अजित पवार, दोस्तों अजित पवार अभी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है। 2 जुलाई 2023 को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चले गए थे। उनकी पुरानी पार्टी थी शरद पवार की एनसीपी, और उन पर सिंचाई घोटाले का आरोप था। सिंचाई घोटाला जो है ये बहुत ही एक बड़ा घोटाला था महाराष्ट्र में, सिंचाई का घोटाला। और अभी स्टेटस को देखा जाए तो ईडी उन पर जो कार्रवाई कर रही थी उसे फिलहाल वो जांच जो है उसे पेंडिंग मोड पे डाल दिया गया। अजित पवार के बाद छगन भुजबल का जो मामला है दोस्तों फिलहाल अभी डगमगाया हुआ है। वो बीजेपी को लेकर के थोड़े अलग किस्म में अलग तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में वो मंत्री हैं। बीजेपी से गठबंधन जो है वही 2 जुलाई 2023 को, पुरानी पार्टी उनका भी शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उन पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, महाराष्ट्र सदन घोटाले में वो बरी हो गए। 7 केस उन पर दर्ज है जिसकी अभी तक कार्रवाई जो है उसे पेंडिंग मोड पे डाल दिया गया। नारायण राणे, दोस्तों नारायण राणे वो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी में आए थे 2019 15 अक्टूबर को। पुरानी पार्टी कांग्रेस रही, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भयंकर केस है, भयंकर। अब कहा जाता था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट चलाते थे। उस नारायण राणे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, मोदी जी का दामन थामते हैं, तो ईडी ने उनके खिलाफ जांच को बंद कर देती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रिपोर्ट में है। और उसके साथ दोस्तों उसके बाद आते हैं प्रवीण देरकर, जो कि मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। वो बीजेपी में 2016 अक्टूबर महीने में आए थे और केस उन पर मुंबई कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का है। एक बैंक घोटाले का आरोपी जो हो वो जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 2022 में उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है बिना किसी कार्रवाई करे। अब सोचिए दोस्तों किस तरह के ये लोग हैं जो खुद पहले भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते थे और बाद में सभी भ्रष्ट नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराते हैं और फिर या तो केसेस को पेंडिंग कर देते हैं, जांच को पेंडिंग मोड पे डाल देते हैं, या फिर उन्हें क्लीन चिट दे देती है।
सरकार। वहीं विजय कुमार गावित जो इस वक्त जो है महाराष्ट्र में आदिवासी विकास मंत्री हैं, उन पर सरकारी योजनाओं में 6,000 करोड़ रुपए घोटाला करने का आरोप उन पर लगा था। स्टेटस क्या है? एंटी करप्शन ब्यूरो ने जैसे ही वो 2014 6 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं, उनकी पुरानी पार्टी एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी। स्टेटस क्या है? एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें भी क्लीन चिट दे दी है। संजय राठौर दोस्तों शिवसेना के जो शिंदे गुट है उसमें से हैं। 30 जून 2022 को जब गठबंधन टूट जाती है, जब गठबंधन टूट गई तब जाकर के वो शिवसेना का जो शिंदे गुट है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं। उन पर पूजा चौहान सुसाइड केस, आपको याद होगा, पूजा चौहान सुसाइड केस में उनका नाम सामने आया था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के सरकार बनाती है, शिंदे सरकार में वो शामिल होते हैं, वैसे ही उन पर महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। यशवंत यादव दोस्तों, यशवंत यादव पर वो 30 जून 2022 को बीजेपी में शामिल हुए थे। उनकी पुरानी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शिवसेना थी, और केस जो है रिश्तेदारों के नाम पर उन्होंने ठगा है। रिश्तेदारों के नाम पर उन्होंने बेनामी संपत्ति खरीदा है और उन पर फेमा का केस था, जिसे अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग मोड पे डाला गया है, उसे पेंडिंग मोड पे डाल दिया गया। ये तो महाराष्ट्र की बात गई। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के भ्रष्ट नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल किया है। और इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के भ्रष्ट नेता। जितने भी भ्रष्ट नेता पश्चिम बंगाल में थे वो सबके सब पश्चिम बंगाल 2021 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो पश्चिम बंगाल के अभी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष है। वो 19 दिसंबर 2020 को बीजेपी में आए थे। उनकी पुरानी पार्टी टीएमसी रही और उन पर शारदा घोटाले का और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का आरोप था। और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में वो जब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे उसकी वीडियो जो है अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसके बावजूद जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, वैसे ही स्टेटस क्या है कि ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। शारदा घोटाले में सीबीआई का केस अभी भी पेंडिंग है, बंगाल पुलिस इस पर जांच कर रही है। वहीं जितेंद्र तिवारी दोस्तों, जितेंद्र तिवारी भी बहुत ही पुराने नेता रहे टीएमसी के और उनकी पुरानी पार्टी टीएमसी रही। 2 मार्च 2021 को यानी शुभेंदु अधिकारी के ठीक बाद 2021 में जब बंगाल में चुनाव होने थे उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। दोस्तों उन पर कोल तस्करी का आरोप था, कोल घोटाले का आरोप था। उसके बावजूद जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी उन पर जो कार्रवाई कर रही थी वो कार्रवाई फिलहाल के लिए रोक दी जाती है। इसके अलावा मुकुल रॉय दोस्तों, मुकुल रॉय ने कितने बार पाला बदला है आप सोच भी नहीं सकते। वो टीएमसी के कद्दावर नेता रहे। टीएमसी को बनाने के पीछे ममता बनर्जी के साथ मुकुल रॉय का काफी हद तक हाथ रहा। उसके बावजूद उन पर जब नारदा स्टिंग ऑपरेशन में वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और साथ ही साथ शारदा घोटाले में उनका नाम सामने आता है, उन पर सीबीआई की जांच शुरू होती है, तो 2017 3 नवंबर को वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 2022 में लगभग सीबीआई ने उन्हें इन तमाम मामलों में, खासकर शारदा घोटाले में, मैं शारदा घोटाले के बारे में बात करूंगी, शारदा घोटाले में मुकुल रॉय को क्लीन चिट दे दी जाती है। इसके अलावा शोभन चैटर्जी जो कि कोलकाता मेयर रहे, वो अगस्त 2019 में बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं। वो भी बहुत पुराने नेता रहे टीएमसी के, उनकी पुरानी पार्टी टीएमसी रही। उन पर भी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेने का वीडियो उनका भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन जैसे ही वो, जाहिर सी बात है, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं 2019 में ईडी ने उन पर जितने भी जांच थे उसे सारी जांचों को जो है पेंडिंग मोड पे डाल दिया और अब वो जमानत पर बाहर है। दोस्तों हार्दिक पटेल
भारतीय जनता पार्टी में 2022 में शामिल हुए थे, क्योंकि दिसंबर महीने में गुजरात में चुनाव होने थे और हार्दिक पटेल पर एक राजद्रोह का मुकदमा और साथ ही साथ 30 अलग अलग केसेस मुकदमे उन पर दर्ज थे। और कहा ये जा रहा था कि इतने सारे मुकदमे दर्ज होने के कारण हार्दिक पटेल 2022 का चुनाव, गुजरात चुनाव, वो लड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, एक महीने के भीतर ज्यादातर केस से वो बरी हो जाते हैं और उन पर जो राजद्रोह का केस चल रहा था उसे पेंडिंग मोड पे डाल दिया जाता है और वो चुनाव जीतते हैं और बाकायदा चुनाव लड़ते भी हैं। येदियुरप्पा की बात करें तो येदियुरप्पा पर अवैध खनन के बदले रिश्वत लेने का आरोप था। हेमंता विश्व शर्मा पर जो है वो शारदा चिट फंड घोटाले में उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें भी क्लीन चिट दे दी है। येदियुरप्पा को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है और ये दोनों एक तो मुख्यमंत्री रहे, येदियुरप्पा को बाद में हटाया गया, और हेमंत विश्व शर्मा जो है वो आज भी हेमंता मुख्यमंत्री हैं। यानी अब आप खुद विचार करें, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। अब आप तय करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारों की भ्रष्ट पार्टी है कि नहीं है? क्या ये पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं है? क्या आपको नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का शुद्धिकरण कर रही है? विपक्ष का शुद्धिकरण करके अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारों की फौज खड़ी कर रही है। क्या आप बीजेपी को अब भ्रष्टाचारों की पार्टी कहेंगे या आप कहेंगे कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है और वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी लड़ती है और इस पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जो है वो वाकई भ्रष्टाचारों को खत्म करने के लिए जी जान लगा रहे हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जाती हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब आप जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरें पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ हम आप तक बेझिझक होकर, बेबाक होकर, बेखौफ होकर पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपके सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दे और हां, इस रिपोर्ट को, अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करें, दबा करके शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।